अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, ख़वातीन की बात की जाए तो सर्दियों के अंदर अपनी जो ब्यूटी है उसे लेके काफ़ी कॉन्शियस होती है और उनकी कोशिश होती है कि जहाँ पे भी पार्टी के लिए जाएं या फिर घर के अंदर किसी मेहमान ने आना हो तो उसके लिए खूब मेकअप जो है वो किया जाता है और अपनी खूबसूरती को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होती हैं। तो उनके लिए आज हमने खास तौर पे ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से जो है वो गिफ्ट हैम्पर रखे हैं, क्योंकि आज का जो सवाल पूछा जाएगा उसकी तरफ से उनको हैम्पर्स भी, गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए जाएंगे। और बुलेवार्ड मॉल की तरफ से जो मेल हजरात हैं जो बाहर घूमने फिरने के शौकीन होते हैं ज़रा, उनके लिए भी हमने वाउचर्स जो है वो रखे हैं ताकि वो उन वाउचर्स के ज़रिए बुलेवार्ड मॉल से शॉपिंग भी कर सकें और इसके साथ साथ जो है वो दीगर चीज़ें भी खरीद सकें। तो जनाब, आगे बढ़ते हैं, आज का सवाल पूछते हैं ताकि बिना किसी देर के आप वो तमाम चीज़ें ख़वातीन गिफ्ट हैम्पर्स और मेल हजरात जो हैं वो वाउचर्स जीत सकें। तो जनाब, आज का सवाल है कि फैसलाबाद की जीसी यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी को, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को यूनिवर्सिटी का दर्जा किस सन में मिला? इसका जवाब आपको देना होगा। करना क्या होगा कि मोबाइल उठाएं, मोबाइल उठा के टेक्स्ट टाइप करें और उस नंबर पे ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट भेजें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो किया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर जो टेक्स्ट करने वाले खुशनसीब होंगे उनको ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से और इसके साथ साथ बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वॉचर्स दिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। शहर फैसलाबाद का मौसम काफी सुहाना हो चुका है और सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरी भी काफी खुश नजर आते हैं। और आज का मौसम आइंदा 24 घंटों के लिए कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा कि आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? धुंध के आसार अगले 24 घंटों में शहर के शाहराहों के ऊपर नजर आएंगे या नहीं आएंगे? जी बिल्कुल, आज फैसलाबाद का मौसम धूप जैसा है, कभी तो बादल जो है वो सूरज को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लेते हैं जिससे ठंडक का एहसास जो है वो बढ़ जाता है। तो कभी जब सूरज बादलों की ओर से निकलकर अपनी तिखी किरणें ज़मीन पर डालता है तो ठंडक जो है उसमें कमी वाक़ होती है। और आज दर्जा हरारत उसमें भी बेहतरी आई है। इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया। हवा में इस वक्त नमी का तनासब 31% तक रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त आसमान पर भी मुकम्मल तौर पर बादल हैं और फैसलाबाद और उसके गिरदनवा में, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बादलों के बरसने का कोई भी इम्कान जो है ज़ाहिर नहीं किया गया है। अलबत्ता दोपहर के वक्त सूरज की तपश कम होने से सर्दी जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। जी वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन, आप शहर फैसलाबाद का अहवाल जो है वो बता रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं उनके हवाले से हमारे यहाँ ज़रा कंट्रोवर्सी पाई जाती है। अब वो कंट्रोवर्सी क्या है? क्योंकि क्लोनिंग के ज़रिए और दीगर टेक्निक्स के ज़रिए कुछ जीन्स इनकॉर्पोरेट करवाए जाते हैं जिसका मकसद ये होता है कि इन बीज के ज़रिए जो पैदावार ली जा रही है उसकी पैदावार ज़्यादा हो और इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से रेजिस्टेंट भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जीएमओ क्रॉप्स के ऊपर पाबंदी है, हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर है और इसके साथ साथ बहुत सारे मुल्कों के अंदर इजाज़त भी है जीएमओ क्रॉप्स की। और इसके अलावा हमारा पंजाब सीड एक्ट क्या कहता है इस हवाले से, और सर्टिफिकेशन क्या है, हाइब्रिड बीज क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं हमारे किसानों को जो मिल सकते हैं, उनकी अवेयरनेस के हवाले से आज हमने सेशन खास तौर पर रखा है। और हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं आज उनका तारुफ आपके साथ करवाता चलूँ। डॉक्टर काशिफ गुज्जर हमारे साथ मौजूद होंगे, वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, तो आपको भी वेलकम करते हैं अब्दुल रहमान। तो पहले मैं डॉक्टर काशिफ गुज्जर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। गुज्जर साहब, क्या कहेंगे आप स्पेसिफिकली इस चीज को लॉबी क्यों की जाती है कि जीएमओ क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं उगाए जा सकते? उसके पीछे मिथ क्या है? कोई इस्लामिक टर्म्स हैं जिनको बीच में लाया जाता है, कुछ एथिकल इश्यूज हैं, या फिर इसके अलावा यहाँ के जो दूसरी इंडस्ट्री है जो हाइब्रिड बीज या जीएमओ बीज जो है वो नहीं बना रही, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वजह क्या है जिसकी वजह से ये क्रॉप्स जो हैं वो नहीं यहाँ पे पैदावार उनकी नहीं बढ़ाई जाती? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी बहुत शुक्रिया। जीएमओ कॉर्न के हवाले से हम देखें तो ये जब से आई हैं तब से कंट्रोवर्शियल हैं।
बहुत से हेल्थ हज़ार्डस होने की वजह से इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत से ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्होंने अभी तक इसे इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे GMO कॉर्न अलाउड नहीं है। ये जेनेटिकल मॉडिफाइड होने की वजह से इसके बहुत से आपकी सेहत पे मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके ऊपर मिथ भी कह सकते हैं, आप इसे कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सी रिसर्च आ रही हैं जो कहती हैं कि ये हज़ार्डस है। तो हम यहाँ पे एज अ लोकल इंडस्ट्री इसे अपोज करते हैं यहाँ लाने के लिए। उसकी वजह यह है कि अगर हम इसकी रिसर्च पर जाते हैं तो इसको लाने की दो ही वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये है कि या तो इसका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो, दूसरा ये है कि या हमारी यील्ड उससे बढ़ जाए। उस पर अगर हम आपके सामने डाटा रखेंगे इंटरनेशनल, तो जो ममालिक GMO क्रॉप पे चले गए थे उनका और जो मालिक नहीं गए उनका कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है यील्ड के हवाले से, ना ही कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स के हवाले से। तो उसके हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ 2003-4 में कुछ मालिक थे 3 से 4 जो इस पे चले गए थे, तो ये हम सब तब 2 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर कॉर्न की यील्ड पे खड़े हुए थे। आज अगर 2018-19 का हम डाटा उठाते हैं तो पाकिस्तान 5 मेट्रिक टन पे आ गया पर हेक्टेयर, लेकिन जो मालिक GMO पे गए थे उनकी यील्ड 3 से 4 पे पहुंची है। ये डाटा शो करता है कि इसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है हमारी यील्ड के हवाले से। लेकिन इस पे गुजर साहब अभी रिसर्च चल रही है ना, बहुत सारे अदारे हमारे यहाँ भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, चाहे अलाउ नहीं है लेकिन वो GMO क्रॉप्स के ऊपर रिसर्च जरूर कर रहे हैं। बहुत सारे उसके अंदर जीन्स जो हैं इनकॉर्पोरेट करवाए जा रहे हैं, बीमारियों से रेजिस्ट करवाया जा रहा है। जरूरी नहीं कि आप पैदावार बढ़ाने के लिए ही GMO बनाएं, GMO बीमारियों से रेजिस्टेंस शो करने के लिए भी बनाए जाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आप जेमिनाई वायरसेस हैं और दीगर वायरसेस जो अटैक करते हैं कपास के ऊपर, और इससे हटके अगर बात की जाए लश्करी सूंडी और दीगर कीड़े मकोड़े हशरात जो उन पे अटैक करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ जीन इनकॉर्पोरेट करवाए जाते हैं। अगर वो हशरात जो होते हैं खासतौर पे इनगल्फ करते हैं उन प्लांट्स को, तो वो क्या करते हैं कि उनकी गट में जाके बैठ जाते हैं और उनको किल कर देते हैं। कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज भी तो यूज की जाती है ना। इस तरफ भी आते हैं। बात यह है कि ये चीज़ें फूड क्रॉप्स जो हैं उन पे यूज़ नहीं हो सकती। हमारा कंसर्न फूड क्रॉप है, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में कोशिश कर रही हैं, आमतौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इस पर स्ट्रगल कर रही हैं यहाँ पे GMO कॉर्न लॉन्च करने के लिए। तो वो कॉर्न पे उनका फोकस है। कॉर्न जो है वो हमारी फूड आइटम है, फूड आइटम पे हम ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा उसमें ये है, एक और अगर आपको हम लोकल इंडस्ट्री के हवाले से बताएं कि पिछले 5 से 6 साल के दौरान पाकिस्तान की जो लोकल सीड की इंडस्ट्री है वो हाइब्रिड कॉर्न में 45% शेयर ले चुकी है। वो शेयर जो कभी हमारे पास 3 से 4% था, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ी है, हम लोगों ने उसका 45% तक शेयर होल्ड कर लिया है। अब जो मल्टीनेशनल ग्रुप्स हैं उनके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि उनका बिजनेस यहाँ पे डाउन जा रहा है। उसको काउंटर करने के लिए वो चाहते हैं कोई ऐसी नई चीज़ लाई जाए जो हमारी लोकल, क्योंकि आपको थोड़ा अगर टेक्निकली बताऊं तो ये जो कॉर्न है ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्रॉस पॉलिनेटेड उसे कहते हैं कि जिसके जो जब उसकी पॉलिनेशन होनी है तो वो हवा में इर्द गिर्द फैल जाते हैं, वो इर्द गिर्द की क्रॉप को भी सारा पोल्यूट कर देते हैं। अगर हम GMO कॉर्न लाएंगे तो GMO कॉर्न जहाँ भी लाई गई है उसके लिए सबसे पहले कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे कि जहाँ पे वो लगेगी उसके इर्द गिर्द का एरिया खाली रहेगा, वहाँ कुछ और नहीं लगेगा। पाकिस्तान के जो हमारा फार्मर है उसके रिसोर्सेज इजाज़त नहीं देते कि वो अगर 5 एकड़ लगाए तो उसके साथ 4 एकड़ खाली छोड़ दे ताकि उसको क्रॉस पॉलिनेट दूसरा हमारा कोई मटीरियल उससे डिस्टर्ब ना हो। तो अगर GMO कॉर्न आएगी, हम यहाँ पे लगेगी, उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा लोकल मटेरियल जो 45% शेयर ले रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 से 3 साल के अंदर अंदर सारा पोल्यूट हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि एक प्रैक्टिस आम है कि जैसे ही वो क्रॉप ख़त्म होती है उसे हार्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे वो हल चला दिया जाता है। वो हल चलाने के बाद वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के जो रेजिड्यूज़ हैं वो सारे उस ज़मीन का हिस्सा बनेंगे, उसमें हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप आती है वो भी उससे डिस्टर्ब होगी। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये मामला तो हैं, इन्हीं मामला को मद्देनजर रखने के बावजूद ही जो है वो अभी तक इजाजत नहीं मिली। अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अब्दुर्रहमान, खासतौर पे किसान जो है वो शिकायत करते हैं कि हाइब्रिड बीज जो है उनको जैसे अयूब रिसर्च है वहां से नहीं मिल पाता और नई वैरायटी के बीज जो है वो नहीं मिल पाता जिससे वो पैदावार बढ़ा सकें। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बीज की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कौन से इकदाम है जो कि फौरी करने चाहिए?
जी थैंक यू अनहान। सबसे पहले तो जो फार्मर है हमारा, उसको इतना अवेयर होना चाहिए कि इस सर्टिफाइड में और आम बीज में फ़र्क क्या है। अब अगर मैं आपको बताऊं, हमारे जो गांव देहात में ये पॉलिसी चल रही होती है कि हमने ना वो जो ही गंदम या कोई भी फसल उठाई है तो उसकी कुछ 10-20 बोरियां अलहदा रख देनी है कि इसको अगले साल काश्त करना है। अब उसमें और जो सर्टिफाइड बीज हमने परचेज करना है वो थोड़ा महंगा मिलता है, उसमें 1000-2000 रुपये का फ़र्क होता है। लेकिन जब उसकी पैदावार होनी है तो उसमें बेशुमार जो फ़र्क सामने आ जाता है, क्योंकि इसमें जो आम बीज है वो उसकी जो पैदावार की रेशो है वो 50 से 60% तक होती है, जबकि जो सर्टिफाइड बीज इन्होंने मशीनी तरीक़ों से तैयार किया होता है वो तकरीबन 90 से 100% तक जो है उसकी जो है वो पैदावार हो जाती है उसमें। तो ये एक बड़ा मसला है कि हमारे किसान को बताना कि इसमें फ़र्क क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्योंकि जो वो रवायती बीज लेके चाह रहा है उसमें उसको जो है वो बीमारियां भी हमला करेंगी, कई तरह का पहले भी कमज़ोर बीज भी होगा, कई उसमें जो अवामल सामने आएंगे। फिर दूसरी बड़ी वजह, यूबर सर्च भी एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर जो इनके पास जितना रकबा मौजूद है, स्पेशली अगर गंदम की बात करें तो इन्होंने कई बार डिमांड किया है कि कम से कम 1000 एकड़ जो है वो इन्हें दिया जाए, जिसमें ये जो बीज अपनी गंदम जो है जितनी भी इनके पास सर्च बेस से जो सर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं काश्त करें। उसके बाद जब वो ज़्यादा होएगी तो पूरे पंजाब को या पूरे मुल्क को वो दे सकेंगे। लेकिन ज़मीन कम है, जिसकी वजह से अभी इनकी ऑक्शन भी हुई है, प्राइवेट कंपनीज़ को दी गई है ताकि वो उनके पास ज़मीनें ज़्यादा है, वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो काश्त करें ताकि हर एक गांव में हर जगह पे सर्टिफाइड बीज पहुंच सके। ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि गांव देहात में जैसे नंबरदार होते हैं, इलाका मौज़ीन होते हैं, या जिनके पास 1 मुरब्बा या 12 एकड़ 15 एकड़ है, तो उन्हें कम से कम कुछ बोरियां फ्री में देनी चाहिए, ताकि उस गांव में जब सर्टिफाइड बीज पहुंचेगा 2 एकड़ 5 एकड़ वो लगाएगा तो उसके बाद वो उसको तकसीम कर सकेगा मुख्तलिफ जितने भी लोग हैं। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ उलट हो जाता है। अभी हमने ये गंदम का देखा भी है कि जो ही ये रोला पड़ा कि गंदम कम हो जाएगी तो जो डीसी एसीज हैं इन्होंने छापे मारने शुरू कर दिए। तो रेवेन्यू टीमों ने वो बीज भी जो कंपनीज ने सर्टिफाइड बीज लगाया हुआ था या किसानों ने लगाया हुआ था और उसकी तकसीम करनी थी या उन्होंने रखना था अपने लिए, वो तमाम का तमाम उठा के फूड वालों को दे दिया और उसका भी जो आटा है वो लोग खा गए। ये एक बड़ा मसला है हमारा कि एक जो हमारा इदारा है, डिपार्टमेंट है, वो और पॉलिसी बनाता है, रेवेन्यू को जो ही डीसी को लगता है कि ये कम हो जाएगी वो वही बीज इकट्ठा कर लेता है ताकि जो अपना वो टारगेट पूरा करे और जो हुकूमत उसके जो यहाँ पर कंप्लेन हो सकती है उससे वो बच सके। तो उसके लिए वो सर्टिफाइड बीज उठाने से भी जो है वो नहीं चूकता। ये सीड कंपनीज ने एहतजाज भी किए, बड़ा रोला पड़ा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये एक बड़ा मसला है, गंदम में आता है, कमान में आता है, दूसरी फसलों में आता है। फिर इसी वजह से जो किसान है वो भी जहमत नहीं इतनी ज़्यादा करता कि जब उसको पता है फ़ायदा कोई नहीं होना, जो ही यूबर सर्च का चक्कर लगाएगा उनके पास भी वो सिफारशी लोगों को तो अब्लाइज कर देते हैं, कुछ लोगों को दे देते हैं, लेकिन बड़ी तादाद को देने से वो माजरत कर लेते हैं। वो दे भी नहीं सकते, उनके पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है। ये बिलाशुबा प्राइवेट कंपनीज ही दे सकती हैं जो कि उधर ऑक्शन में हिस्सा ले रही हैं, और उससे अब उम्मीद पैदा हो चली है कि शायद कुछ बेहतरी आने वाले 2-4 सालों में आए। लेकिन फिर भी ये तब होगी जब जो महकमा, अब देखें ये जो सर्वेज करते हैं फूड वाले या महकमा ज़राअत वाले, ये तकरीबन अंदाज़ों से किए जाते हैं कि 7 लाख एकड़ का जो इन्हें गंदम का टारगेट मिला तो वो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हमने पूरा कर लिया है। इसमें कोई हतमी फिगर्स नहीं है, एक एक बंदा एक एक गांव में जाके नहीं देख रहा। कुछ साल पहले तक पटवारी होता था, वो तमाम जितनी भी वो वहाँ पर करता था, सर्वे करता था, वो लिखता जाता था इतने एकड़ ये फसल हुई है, इतने एकड़ ये हुई है। फिर उनके पास ज़िले इंतज़ामिया के पास पूरा एक जो है वो रिकॉर्ड होता था, क्योंकि वो तो उसने उस हिसाब से आबियाना लगाना होता था, टैक्स लगाना होता था, जो भी फसल है उसका इनकम टैक्स लगता था, ज़्यादा लगता है, कम लगता है, खाली है, वो तकरीबन जो परफेक्ट फिगर्स है वो हमारे पास आते थे। अभी नहीं आ रहे, अभी अंदाज़ों से आते हैं। और वो डर डर के मारे जितना भी उन्हें टारगेट, अगर वो डबल टारगेट भी कर देना, वो डर के मारे काश्त करवा देंगे, क्योंकि कौन सा किसी ने जाके देखना है कि वाकई इस गांव में कितनी हुई है। 700 के करीब गांव है, इतने मुलाजम नहीं है कि एक एक गांव में लगा दिए जाएं और वो देखें। ना ही कोई ऐसा जो साइंटिफिक अप्रोच है कि जिसके ज़रिए वो देख सके। इर्द गिर्द शहर के जो सदर है उस पर फोकस किया जाता है, क्योंकि जो भी विज़िट होना है, जो भी शिकायत होनी है इधर से होनी है, उस पर फोकस करके बाकी तमाम तहसीलें जो है वो इसी तरह से छोड़ दी जाती है, ना उन्हें कोई रिलीफ मिलता। और दूर दराज के किसानों को तो ये भी नहीं पता हनान के यहाँ पर यूब रिसर्च नामी कोई इदारा है जो साइंटिफिक, लेकिन इसे फाल करने की जरूरत है और इन मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करने की जरूरत है, तभी हमारा किसान जो है वो खुशहाल हो सकेगा। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ डॉक्टर काशिफ गुज्जर मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये पंजाब सीड एक्ट है क्या, इस हवाले से थोड़ा आगाह कीजिए। हाँ, ये जी हनान भाई, ऐसा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान में भी पिछले 70 साल से जो सीड सर्टिफिकेशन है और सीड के मामलात हैं, ये फेडरल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसे हमेशा फेडरल लेवल पे देखा जाता है। अभी पंजाब गवर्नमेंट कुछ अरसे से कोशिश कर रही है कि 18वीं तरमीम के बाद पंजाब सीड एक्ट लाते हुए इसे एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया जाए। प्रोविंशियल सब्जेक्ट होने के नुकसान ये होंगे कि अभी अगर हम सिर्फ गंदम के बीज की बात करें तो 95% सीड प्रोडक्शन पाकिस्तान के लिए सिर्फ पंजाब कर रहा है। तो पंजाब प्रोड्यूस करने के बाद फेडरल सब्जेक्ट है, सिंध को हम देते हैं, बलूचिस्तान को हम देते हैं, KPK को हम देते हैं। अगर हम इसे नेशनल लेवल पे देखें, पंजाब से एक्ट आने के बाद हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे प्रोविंस लेवल पे और उन कवानीन के पाबंद हो जाएंगे। या दूसरा देखें कि इन सूबों को देने के लिए अगर हम एक साइड पे देख रहे हैं कि अगर ये फेडरल सब्जेक्ट नहीं रहता, हर सूबा अपनी अपनी लेजिस्लेशन कर लेता है, तो एक कंपनी जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है वो पंजाब में बैठ के 4 सूबों में 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ साथ 5वां फेडरल का डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट के साथ अगर कोऑर्डिनेट उसे करना पड़ेगा तो वो काम तो नहीं करेगी, वो तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन में रह जाएगी। तो दूसरा, ये पंजाब सीड एक्ट में कोशिश की जा रही है कि ये जो इंस्पेक्शन की हैं अख्तियारात, ये पंजाब के डिपार्टमेंट को भी दे दिए जाएं। अब आप भी इस चीज़ को समझते हैं, अगर एक ही मामले के इंस्पेक्टर्स 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट हो जाएंगे तो मामला सुलझने की बजाय उलझते चले जाएंगे। दूसरी साइड पर जिस डिपार्टमेंट को दिए जा रहे हैं, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, वो ऑलरेडी उनके ऊपर फर्टिलाइज़र इंस्पेक्शन वो कर रहे हैं, पेस्टिसाइड इंस्पेक्शन वो कर रहे हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट की ड्यूटियां वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्हें ये इख्तियारात भी दे दिए जाएंगे, एक तो वो ओवर बर्डन हो जाएंगे, सेकेंडली उनके पास ना इसकी कोई ट्रेनिंग मौजूद है, ना उनके पास लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं, ना उनके पास कंपनीज़ का डाटा मौजूद है, ना उनके पास सीड प्रोडक्शन का डाटा मौजूद है। तो ये इंस्पेक्शन के चार्ज अगर आप उन्हें इख्तियारात दे देते हैं तो सवाए इख्तियारात लेने के और उसका कोई बेनिफिट हमें होता नज़र नहीं आ रहा। सेकेंडली, हम देखते हैं कि ये पंजाब सीड एक्ट में एक और एक्ट साथ लाया जा रहा है, ये PBR उसे कह रहे हैं, ये ब्रीडिंग राइट्स के हवाले से। अभी अब्दुर्रहमान साहब जैसे बात कर रहे थे कि एक वैरायटी जो है ऑक्शन में चले जाएंगी तो उसका ऑक्शन में जाने के नेगेटिविटी आएगी, उससे पॉजिटिविटी कोई नहीं आएगी। अभी रिसेंट आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पहली वैरायटी जो ऑक्शन हो गई है गंदम की, भक्कर स्टार के नाम से अप्रूव्ड वैरायटी है, वो मार्केट में कहीं भी नज़र नहीं आई ऑक्शन होने की वजह से। उसके एट पार जो वैरायटीज़ उसके साथ पास हुई थी वो मार्केट में सरप्लस अवेलेबल थी। आप अगर हम इसे टेक्निकली देखें कि आप ऑक्शन किसी एक कंपनी को एक स्पेसिफिक चीज़ कर देते हैं, उसका बिजनेस वॉल्यूम क्या होगा? शेयर 2%, 5%, मैक्सिमम बहुत बड़ी कंपनी होगी तो 5% शेयर मार्केट का ले सकती है। आप 95% को उसे आउट कर रहे हैं। तो हम समझते हैं जो वैरायटी सरकारी इदारा या पब्लिक सेक्टर बना रहा है, तो पब्लिक सेक्टर की बनाई हुई वैरायटी ऑक्शन होने की बजाय ओपन होनी चाहिए पूरी कौम के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जो दरामदी बीज है ये भी एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और दूसरे मुल्क बीज जो है हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करके अच्छा ज़र मुबादला कमा रहे हैं। वो बीज किस तरह से आते हैं, उनके पीछे कितनी कॉस्ट लगती है अगर ओवरऑल एनुअली बात की जाए, और वो बीज यहाँ पे प्रोड्यूस क्यों नहीं किए जा रहे, इस हवाले से भी बताएं। अगर हम इंपोर्ट के हवाले से देखें तो वेजिटेबल, ऑयल सीड और कॉर्न, ये 3 मेजर चीज़ें हैं। जो ऑयल सीड क्रॉप्स हो गई, इनकी जो सीड्स हैं ये आ रहे हैं, और दूसरा या कॉर्न आ रही थी। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा शेयर था वो ये कॉर्न की इंडस्ट्री के पास था। इसको हमारी लोकल इंडस्ट्री ने बड़े अच्छे लेवल पे टैकल किया है। हम ये शेयर पिछले 3-4 साल में उनका 45% शेयर इसमें राउंड अबाउट हाफ पे आ गए हैं। उनका हमने इंपोर्ट बिल हमारा उससे बहुत कम हुआ है। इसके साथ साथ जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उसके ऊपर हमारा शुरू से फोकस नहीं रहा, क्योंकि देखें कि प्राइवेट सेक्टर एक लेवल तक जाके किसी चीज़ के ऊपर वर्किंग कर सकता है, जब तक उसे गवर्नमेंट लेवल पे पब्लिक सेक्टर जो है वो उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो कम्पिटिटिव वैरायटीज़ हमारी जो थी वो हमारी नेशनल लेवल पे बन नहीं सकी, तो इस वजह से हमें उसकी इंपोर्ट पे जाना पड़ रहा है। ऑब्वियसली आप देखें, अगर एक इंपोर्टेड सीड है वो यहाँ आके 50 मन पैदावार दे रहा है और हमारी जो लोकल यहाँ पे पब्लिक सेक्टर हमें रिसर्च के बाद बना के दे रहा है उसकी पैदावार 20 मन है या 30 मन है, तो ऑब्वियसली एज अ फार्मर हमारी चॉइस या एज अ नेशन ही हमारी चॉइस होगी, हम उसे उसकी तरफ क्यों नहीं जाएंगे।
तो इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की R&Ds जो हैं ये पिछले 10 साल में बहुत बेहतर लेवल पे आई हैं। हमारे यहाँ पे नई वैरायटीज़ बनाई जा रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का वैरायटी अप्रूवल सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इस वजह से भी हमारे यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ रहे। अभी कुछ अरसे से हमने उस पर निगोशिएट किया है गवर्नमेंट के साथ। हम वो जो वैरायटी अप्रूवल की मीटिंग्स होती थी वो ही कई कई साल नहीं होती थी, तो अब हम उसे एक लाइन पे ले आए हैं। अब वो मीटिंग्स प्रॉपरली हो रही हैं, टीमें विज़िट कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी के साथ अपनी वैरायटीज़ अप्रूव करवा के इस खला को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुर्रहमान, जो बातें इनकी तरफ से बताई जा रही हैं यूँ महसूस होता है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे। यही वजह है एक किसान जो अनपढ़ होता है ज़्यादातर और वो अपनी काश्त फसल करता है, उन्हें इन तमाम मामलात का पता ही नहीं होता कि किन किन कुंडियों से गुजर के चीज़ें आती हैं और किस तरह से पैसे बचा सकते हैं। आप क्या कहेंगे, हमारी जो वजारत है ख़ास तौर पे ज़राअत के हवाले से वो एक्टिव नज़र नहीं आती उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था उनको, हमारे किसान भाइयों के लिए। आप क्या कहेंगे इस सवाल से? अनान, जो सूबे की और मरकज़ की वजारत है या जो सेक्रेटरीशिप है उसे दी जाती है जैसे खुदे लाइन लगाना हो या जैसे बहुत कमज़ोर रखना हो, तो वो भी आके यहाँ पर तवज्जो नहीं देता, कोशिश करता है कि यहाँ पर वो अपना तबादला ही करवा ले। जो सेक्रेटरी होता है या वज़ीर भी किसी और वजारत की तलाश में होता है कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली या उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और हालांकि ये ऐसी वजारत है, इससे आप जितने भी किसान हैं उनको इतना फायदा पहुंचा सकते हैं कि अगली आने वाली गवर्नमेंट पे आपके वोट का अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। देखिए ना, ये मतलब अदरक का जो दरामदी बिल है सिर्फ एक सब्जी का, वो 10 अरब के करीब है, इससे ज़्यादा बढ़ जाता है सालाना। जो सब्जियों की सीड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इंपोर्ट होते हैं इंडिया से या दूसरे 10 अरब का अदरक खा जाते हैं। एग्जैक्टली, एक साल में हम 10 अरब का अदरक खा जाते हैं। और ये वो है जो इंपोर्ट किया जाता है, हमारे यहाँ की पैदावार अलग है। 100% इसकी इंपोर्ट है, मतलब इधर 1% भी जो तैयार नहीं हो रहा, ग्रो नहीं होता। वो यू रिसर्च वाले कर रहे हैं, लेकिन 2-4 साल 5 साल अभी लगेंगे, क्योंकि इधर जो ज़मीन है या जो दर्जा हरारत है वो उसके लिए वेरी नहीं करता। उसे चाहिए होता है को 20 से 34 के दरमियान तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है उसे। तो यहाँ पे या तो अगर कम हो जाता है तो माइनस में भी चला जाता है जैसे आजकल हो रहा है, अगर ज्यादा बढ़ जाए तो वो 50 तक भी चला जाता है। दोनों सूरतों में वो पौधा फ्लक्चुएट बहुत करता है। एग्जैक्टली। तो ये एक मसला है कि यहाँ पर हमारे साइंसदान जो 50 सालों में 70 सालों में अभी तक कोई ऐसा बीज यहाँ पे जो कारआमद हो वो तैयार नहीं कर सके कि जो यहाँ पे फायदा दे। देखें, ये एक कमाद हमारी फसल नहीं थी, ये साइंसदानों की मेहरबानी है कि उन्होंने इधर इसके दर्जा हरारत को बरकरार रखा और आज लगता ही नहीं है कि ये हमारी फसल जो है वो नहीं है और दूसरे मुल्कों से आई है। इस तरह मुख्तलिफ जो पौधे हैं तो तैयार कर लिए, लेकिन फोकस जो है सब्जियों पे कभी भी नहीं रहा। दालें जो है वो कई अरब की इम्पोर्ट भी होती हैं और उनके बीज भी इम्पोर्ट होते हैं, यहाँ पे वो भी नहीं बना रहे। हाइब्रिड बीज तमाम सब्जियों के वो भी इम्पोर्ट होते हैं और इनका जो अरबों में है वो, मतलब जब मैंने ये बिल देखे तो हैरान रह गया कि कोई भी चीज़ वो करोड़ों में नहीं अरबों में चली गई है। यानी कि वो चीज़ें जो रोज़ाना इस्तेमाल होती हैं वो हम इधर तैयार नहीं कर पा रहे, लोगों को बता नहीं रहे यहाँ पर कि इन चीज़ों के फ़ायदे क्या हैं। सब्जियां लगाएं, दालें लगाएं, 1 एकड़ अगर दालें या सब्जी को लगाई जाए तो कमाद से, गंदम से कहीं ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। उसमें मेहनत होगी थोड़ी सी, टनल फार्मिंग के ज़रिए लगाई जा सकती है, वो भी इम्पोर्ट हो रहे हैं। और ये मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जो टनल है वो भी तुर्की से और दूसरे मुल्कों से मंगवाए जा रहे हैं, यहाँ पर वो भी नहीं कोई तैयार कर रहा। वैसे ओवरऑल इनको गाइड करने वाला भी नहीं है ना कि हमारे यहाँ मार्केट वैल्यू इन चीज़ों की क्या है। अब वहां से बस ये पता होता है कि बाजार जाना है, सब्जी खरीदनी है और घर आ जाना है। वो सब्जी अगर इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे उगाई जाए, एक तो सस्ती भी होगी और ज़र मुबादला भी अच्छा कमा सकते हैं हमारे फार्मर्स। और ये है ना, अभी जो 1.5 साल पहले इंडिया से पाबंदी लगी है दरामद की, उसके बाद थोड़ा सा इधर साइंटिस्ट भी अवेयर हुए हैं, जिम्मेदार भी हुआ। अदरवाइज जो चीज़ें नहीं थी वो इंडिया से दरामद हो जाती थी और कभी भी एहसास नहीं हुआ कि ये चीज़ें जो दरामद हो रही हैं, क्योंकि उनकी जो यहाँ पर हमारे जो फरावानी है वो इंडिया से आ जाती थी फ़ौरन बॉर्डर के ज़रिए और इस्तेमाल हो जाती थी। अभी जब बॉर्डर पे पाबंदी लगी है फिर इन्हें एहसास होना शुरू हुआ है कि इन चीज़ों में हम कितना पीछे हैं। अभी जो मतलब टमाटर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, दूसरी फसलें महंगी हो जाती हैं, इनको शऊर नहीं है। जो ही टमाटर महंगा होता है यहाँ पर टमाटर लगा देते हैं, तब तक तो उसके मार्केट में बहुत आ चुका होता है। जो हमारे असली सब्जी लगाने का रवाज है वो बहुत कम है कि यहाँ पर जो गेती जिसे कहते हैं वो नहीं लगाते, पछेती फसलें बहुत ज़्यादा लगाते हैं। अभी तक लोग जो है वो गंदम उगाई
लगाई जा रहे हैं। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि गंदम लगाने का फ़ायदा नहीं है, उससे बेहतर ऑयल सीड लगा लें, सूरजमुखी लगा लें। तो ये एक इंडिया में देखें गंदम का एक जो सीज़न होता है कि इतने दिन से इतने दिन के दरमियान लगानी है, उसके बाद कोई लगाएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो फ़ायदा नहीं होता। 20-25 माना अगर आपकी फ़ी एकड़ एवरेज आ रही है तो वो नुकसान में जा रहे हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। कानूनी कार्रवाई क्या होती है अब्दुर्रहमान? उसमें ये होता है कि वो वहाँ पर एफआईआर दे देते हैं उनके खिलाफ। मतलब जैसे कह लें कि आप जैसे यहाँ पे दफ़ा 144 का नफाज करके उसकी फसल जो है वो ज़ाया कर देते हैं ना, ट्रैक्टर फेर देते हैं, तो वहाँ पे ये करते हैं अब तक कितनी एफआईआर हो चुकी हैं अगर फैसलाबाद की खास तौर नहीं, पर? हमारे तो यहाँ पे समझ लें कि ट्रेंड ही नहीं है। ट्रेंड ही नहीं है इधर। तो मतलब कितनी ज़्यादा जो ये अभी स्मोक का इशू था, तो यहाँ पर जो उन्होंने मतलब उन्होंने जो फ़ज़ाई सैटेलाइट के ज़रिए जायज़ा लिया था कि फैसलाबाद में कम से कम 26 मकामात पे जो है वो यहाँ पर धान की जो पराली है वो जलाने के वाक़यात सामने आए थे। इस तरह यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं पूछता, जो मर्जी लगाएं। बस जब गंदम आती है तो तब थोड़ा सा ज़िला इंतज़ामिया एक्टिव होती है, उसके अलावा कोई भी महकमा और इतना ये एक्टिव नहीं धान की होता। पराली वगैरह जलाने से जो स्मोक उठता है वो अच्छा खासा नुकसानदेह होता है आपके कई एनवायरनमेंट के दिन लिए। देखें ना। और ये जलाते भी बल्क में। और अभी भी बहुत सारी फैक्ट्रियां जिनको हम जानते भी हैं, हाईलाइट भी किया है कई दफा, कि कपड़े की फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पे गैस अगर नहीं होती तो ये जो कॉर्न का, जिसे पंजाबी में तुक्का कहते हैं, उसे जला के जो है वो उस ईंधन के तौर पे यूज किया जाता है और उसकी चिमनियों से उठने वाला काला धुआं जो है फजाई आलूदगी का सबब बनती है। इसके लिए भी गवर्नमेंट को एक्ट कोई पास करना चाहिए, कोई किसी किस्म का इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इन फैक्ट्रियों के खिलाफ जबरदस्त किस्म की कार्रवाई करें और हमारे माहौल को आलूदा होने से बचाया जा सके। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, इंडिया के अंदर भी किसान जो है वो एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे अब्दुर्रहमान के साथ। अब्दुर्रहमान, आखिर क्या वाकया पेश आया वहां पे कि किसान जो है वो एहतजाज की शिद्दत दिन ब दिन उनकी बढ़ती चली जा रही है, वजह क्या है उसके पीछे? ना देखिए, एक तो जो इंडियन किसान है, स्पेशली पंजाब के जो सिख हैं, वो उनकी इत्तेहाद है उनके दरमियान, और उन्होंने जो यहाँ पर ज़राअत के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ मोदी गवर्नमेंट करना चाह रही थी, फेडरल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ रजिस्टेंस की, और उसकी जो उन्होंने शिद्दत है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। मतलब देखें आपके, वो ट्रैक्टर भी ले गए उधर, अपना खाना भी ले गए, तो बड़ा भरपूर किया एहतजाज, और मोदी गवर्नमेंट ने घुटने भी टेक दिए, मुज़ाकरात पर आ गई है। उनको बॉलीवुड से भी इवन सपोर्ट मिली है, कनाडा से भी, दूसरी दुनिया तक उनका एहतजाज किया। कई दिनों तक उन्होंने अपना जारी रखा और उन्होंने कहा है कि जो हम ज़राई पॉलिसी है वही बरकरार रहेगी, इसको बदलने नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी मिसाल है उन दुनिया के तमाम जितने भी यहाँ पर पाकिस्तान समेत जितने भी ज़राई ममालिक हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि वो देखें कि जहाँ पर इंडियन किसान मुतहद होकर अपने तमाम हकूक़ ले रहा है, किस तरह से उन्होंने भूखे रह के या सड़कों पर गुजारा किया, ट्रैक्टर अपने कई हज़ार के करीब, वो तो इंडियन मीडिया तो कई लाख रिपोर्ट कर रहा है, तो ये ले गए, सड़कें बंद कर दी। तो इस तरह से दूसरे मुल्कों के किसानों के लिए भी एक एग्जांपल है कि वो अपनी गाड़ियां, ट्रैक्टर या जो दूसरी जो इस्तेमाल होती हैं ज़राअत में, वो ले जाके अगर रोड्स बंद कर देते हैं, बड़ी बड़ी रोड्स बंद हो जाती हैं, जैसे उन्होंने पूरे इंडिया की जो है ट्रैफिक की ऐसी तैसी कर दी, तो ये भी इस्लामाबाद में, लाहौर में किया जा सकता है। अभी लाहौर में जो हमारे इंसिडेंट हुआ है, किसान एक इन्होंने मार दिया, तो ये हमारे किसानों को तो कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही ना यहाँ पे। फिर थोड़ा इंडिया का और यहाँ का डिफरेंस ये है कि वहाँ पर पंजाब फोकस्ड है ज़राअत पे, यहाँ भी हमारे है बहुत ज़्यादा ज़राअत है, लेकिन यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है पंजाब में ना। उत्तर पंजाब में इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, दूसरे शहरों में ज़्यादा इंडस्ट्री है। इधर पंजाब इंडस्ट्रियल हब भी है, इसमें देखें हम कि लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, यहाँ पर बहुत इंडस्ट्री लगी हुई है। फैसलाबाद कराची के बाद जो है वो दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, लोगों को रोज़गार यहाँ से बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इत्तेहाद नहीं हो पाता। गांव से देख लें, हर गांव के लोग जो है वो करीबी फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, बेशक पैसे उन्हें थोड़े मिलते हैं, लेकिन एक आमदन आ रही होती है, जाके अपना ज़िम्मेदारा भी कर रहे होते हैं, इसलिए वो अपनी जो दिहाड़ी है वो टूटने के चक्करों में नहीं पड़ सकते। इंडियन किसान, स्पेशली जो इंडियन पंजाब का किसान है, उनकी फैमिली का कोई एक एक मेंबर जो है वो बाहर गया हुआ है। जब 1984 में वहाँ पे जो मुजाहरे हुए, एहतजाज हुए, उनको जो गोल्डन टेम्पल वाला वाक़या हुआ, तो उसके बाद जो है उनको जो है वो कई लोगों को मर्डर किया गया, गिरफ्तार किया गया। तो बहुत बड़ी तादाद जो उनकी खालिस्तान मूवमेंट की थी वो कनाडा में चली गई, अमेरिका में जा बसी, बरतानिया में चली गई। कनाडा में देखें कि पंजाबी को इंग्लिश के बाद जो है वो बड़ी ज़ुबान गिना जाता है, नेशनल लैंग्वेज है उनकी। वहाँ पे वो जो उनके प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जानब से हमायत भी सामने आई। तो ये एक
उनके लिए आसान है थोड़ा सा कि वो इस तरह से एहतजाज में जा सकते हैं। पीछे जो है उनका कोई एक आध बाहर गया हुआ है पीछे कारोबार संभालने के लिए। हमारे यहाँ पे एक एक बंदा फोकस्ड है, वो पूरी फैमिली ज़राअत के साथ लगी हुई है, तो वो बाहर भी कोई नहीं, इतनी बड़ी तादाद में लोग अभी अगर गए भी लेकिन थे यहाँ तो पे आप देख सकते हैं अब्दुर्रहमान के किसान, अगर कोई मसला आ रहा है जैसे बीज के हवाले से या टैक्सेशन के हवाले से या इस तरह के कुछ इश्यूज आते हैं, तो किसान एहतजाज करता है यहाँ पे नजर नहीं आता। शायद उनको हक जो है उनका मिलना चाहिए। अब वो लेने के लिए इकट्ठे नहीं हो पाते क्योंकि गांव काफी दूरी दूरी पे मौजूद होते हैं और एक किस्म का इकट्ठ नहीं होता उनका। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? किसानों की जानिब से कभी एहतजाज उस तरह से नजर नहीं आया जैसा होना चाहिए? हनान तंजीमें तो यहाँ पे भी हैं किसानों की, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। वो भी वही लोग हैं कि वही उनका मतलब बमुश्किल जो है वो घर चल रहा है। ये एक बड़ा मसला है कि उनके लिए जो एक दिन भी बाहर निकलना, देखें ना, अब जो किसान है ये 90% किसान जो ज़राअत से वाबस्ता है, उसने साथ में जानवर भी रखे हुए हैं, भैंसें भी रखी हुई हैं, वो चारा ला के उन्हें दूध डालता है। 2-3 ज़राए से जो उनकी आमदन है फिर जो उनका घर चलता है। फिर यहाँ पे छोटा किसान बहुत ज़्यादा है, 12 एकड़ से कम जो है वो 70% तक होगा। फैसलाबाद की अगर हम बात करें, दूसरे शहरों की बात करें, अगर सराइकी बेल्ट को निकाल दें, वहाँ पर अभी भी लोग होंगे जिनकी मुरब्बों में ज़मीन है, इधर नहीं है। छोटा छोटा किसान है, वो 3-4 एकड़ अपने लगाएगा, 2-3 भैंसें उसने रखी है, उसका दूध बेचेगा, फिर घर चलेगा। वो एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकता। गाँव में ये मशहूर होता है कि अगर किसी की फोतगी भी हो जाए तो वो छुट्टी नहीं कर सकता, क्योंकि जानवरों ने चारा खाना है, वो नहीं छुट्टी कर सकते ना। फोतगी भी होती है, जनाजा भी होता है, और वो साथ में चारा काट के भी दे रहा होता है। यानी कि ये यहाँ पे तो छुट्टी कर ली तो दैट्स इट, पीछे काम चलता रहेगा। वहाँ पे पीछे काम नहीं चलता। ये भी एक बड़ी वजह है कि वो अब उन जानवरों का क्या करें जो उन्होंने रखे हुए हैं। ज़मीन तो लगा दी, 4 महीने बाद फसल आएगी, उसमें तो जाना ज़रूरी नहीं है। ये जो फिर इनको जो हुकूमत की तरजीह नहीं होती यहाँ पर। फेडरल गवर्नमेंट देख लें, उसकी कोई तरजीह नहीं है। सूबे की गवर्नमेंट देख लें, उनकी कोई तरजीह नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में थोड़ा बहुत होता है कि इन्हें इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो भी बगैर मांगे मिल जाते हैं। कोई उसके लिए भी कोई उनकी बड़ी स्ट्रगल नहीं होती। काफ लीग के दौर में चोरी परवेज अलाई ने, क्योंकि वो खुद इस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर शायद जो उनके दिमाग में आता है। ये अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या इमरान खान जो कभी भी ज़राअत से वाबस्ता नहीं रहे। कहा जाता है कि हुक्मरान के लिए उस शोबे से वाबस्ता होना ज़रूरी नहीं, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन देख लें प्राइम मिनिस्टर ने कितने एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं। यही तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि अब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से कौन सा इनिशिएटिव है जो कि किसानों के लिए लिया गया हो? तकरीबन 2.5 साल के करीब इनकी गवर्नमेंट को हो रहे हैं। अगर कहा जाए तो एक भी नहीं होगा अभी ना। तो इनकी जो इम्पोर्ट बिल वो कम हुआ है। देखें, सबसे बड़ा पेट्रोलियम मसनूआत के बाद सबसे बड़ा जो दरामदी बिल है वो कहलाता है ऑयल सीड्स का। जो हमारे जो घी या दूसरे ऑयल है वो इम्पोर्ट किए जाते हैं, वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसी तरह से सब्जियों का बढ़ रहा है। तो कोई भी उन्हें तो शायद ये आइडिया भी ना हो कि इतना बड़ा जो है हम इतने ज़्यादा डॉलर जो टेक्सटाइल की सूरत में हम कमा के बाहर बेचते हैं, वो हमें मंगवाते हैं, वो फिर बाहर बेचने पड़ते हैं दूसरी चीज़ें मंगवाने के लिए। देखिए अभी 60% जो है वो हमारे यहाँ पे काटन पैदा हुई है, 40% फिर इंपोर्ट करना पड़ेगी। एक जानब हम कह रहे हैं कि खुशहाली आई है यहाँ पर, जो हमारा टेक्सटाइल ओनर्स है, जो मिल ओनर्स है, वो बड़ा खुश है, बड़े आर्डर्स मिल रहे हैं। लेकिन वो आर्डर्स कंप्लीट कैसे करेगा जब उसके पास काटन ही नहीं होगी? काटन जब बाहर से दरामद करेंगे, फिर बाहर भिजवाएंगे चीज़ें, उसकी पैदावारी लागत का अंदाज़ा लगा लें आप कि वो कहाँ की कहाँ जा चुकी होगी। चीनी का भी देख लें कितना जो इशू पैदा हुआ कि वो मुल्क जहाँ पे चीनी सरप्लस होनी चाहिए थी, वो 100 kg से जो है वो ज़्यादा में बिक रही है। और जो गन्ना इनसे लिया जाता है 200 रुपये फी मन अभी रेट, ये आप हनान देखें, 200 रुपये फी मन जो गन्ना लेके चीनी 2 किलो का रेट 200 बनता है। यानी कि आप 1 मन ले लेते हैं गन्ने का और उसको जो चीनी देते हैं वो 2 किलो देते हैं, बाकी जो 38 kg है वो मुनाफा में कमाया जाता है। और उसकी जो दूसरी प्रोडक्ट्स जो इससे तैयार की जाती हैं कमान से या शुगर मिल करती है, सिर्फ उसी में से खर्चा निकल जाता है। यही वजह है कि ये इतने ज़्यादा जो अरबों खरबों में खेल रहे हैं। जितने भी मुस्लिम लीग नून में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, काफ लीग में या अभी PTI में तमाम बैठे हुए हैं, शुगर मिल्स के लोग जो है इनके कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। चीनी माफिया है पूरा। एग्जैक्टली चीनी का कितना बड़ा स्कैंडल है, कई 100 अरब का स्कैंडल है, वो कोई भी उन्हें यहाँ पे वैसे हर चीज पैसों के साथ खरीदी जा सकती है अब्दुर्रहमान, चाहे वो गवर्नमेंट हो या दीगर चीजें हो। आप मुत्तफिक होते हैं इस बात पे? एग्जैक्टली वो प्रॉपर्टी टाइकून जो बहुत बड़े हैं वो यही तो कहते हैं कि पैसा लगाते हैं और हर चीज जो है फाइल को पहिए लगा लेते हैं। तो उनको देख लें, कोई हाथ नहीं डाल सका। सुप्रीम कोर्ट भी, और ऑन स्क्रीन कहा उन्होंने, एग्जैक्टली ऑन स्क्रीन, यानी बयान रिकॉर्ड है कि क्या चीज है जो यहाँ पे नहीं बिकती। हाँ, मतलब इतना बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, लेकिन इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया कोई भी।
मतलब देखिए, कब्जा माफिया में वो मुलव्वस है, हर तरह के जराइम में मुलव्वस है, लेकिन बाइज्जत है। उसके कहने पे बड़े बड़े अफसरान लगाए जाते हैं। अभी एक बड़े इदारे का पिछले जो नून लीग ने चेयरमैन लगाया, उनकी सिफारिश पे लगाया, जो इनकी जान को आया हुआ है। तो ये इस तरह के जो मामला है वो हर हुकूमत को काबिल कबूल होता है। देखिए, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, या जो काफ लीग रही है, या अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, किसी को भी वो नाकाबिल कबूल नहीं है। यानी पीटीआई को भी इस चीज से मुबारक नहीं कर सकते हम। एग्जैक्टली असल में जो इनके इलेक्शन के अखराजात हैं वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, इस तरह के दूसरी चीज़ें हैं वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो ये वो खुद तो हुकूमत पे नहीं आता, लेकिन आप कह लें कि वो मतलब हुकूमत चला रहा होता है, उसका कभी भी काम नहीं रुक रहा होता, कोई भी प्रोजेक्ट उसका नहीं रुकता, ना कोई रोकने की जरूरत करता है। कराची में अभी बहुत बड़ा स्कैंडल फाइल हुआ है कि जिसमें जो गरीब लोगों की ज़मीनें हैं, फिर कराची में और दूर दराज के अंदरून सिंध में ज़मीनें खरीद के कराची में उसने एक्सचेंज की हैं गवर्नमेंट के साथ। इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी रही है मुलव्वस, सूबे की गवर्नमेंट भी मुलव्वस रही है कि बराबर पे आप 300 एकड़ खरीदते हैं अंदरून सिंध में, और वही 300 एकड़ जो है वो कराची में आप उसका तबादला कर लेते हैं, और उस पर साइन भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, और कोई भी पूछने वाला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये किया कि कुछ जो उसको जुर्माना कर दिया कि इतने 100 अरब जो है वो जुर्माना होगा, उसको हाथ कोई डाल नहीं सकता, हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। प्ली बारगेन में भी मुलव्वस हैं ये लोग, हर तरह के। जहांगीर तरीन पे भी यही इल्ज़ाम रहे हैं कि इस तरह के उन्होंने किए हैं। बिल्कुल, लेकिन इन तमाम मामलात को हल करने के लिए फिर से वही बात, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो नून लीग की हो, पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की हो, लेकिन तरजीहात यहाँ पे कुछ और नजर आती है। सियासी दर्जा हरारत बढ़ाया जाता है, दर्जा हरारत बढ़ना चाहिए, रेस बढ़नी चाहिए आपकी तरक्की के लिए। तरक्की के लिए एक दूसरे को काटना चाहिए, ना कि सियासत में एक दूसरे को काटना चाहिए। ये मामलात हमारे मुल्क के अंदर जो है वो चलते ही रहते हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिन जो है हमारे मुल्क कौम के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए जो है वो तरक्की की राह जो है उसको उसके ऊपर उनको गामजन करे। तो बहुत शुक्रिया काशिफ गुज्जर साहब आज के शो में आने के लिए। अब्दुर्रहमान आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल बेहतरीन होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया, और अगर आप भी चाहते हैं कि बेहतरीन हेयर स्टाइल बनाएं तो उसके लिए आपको जना कॉलोनी जाना होगा। प्राइम हेयर क्लब पे हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में, और हमारे साथ हमारे शेफ आबिद उर्फ यूके शेफ मौजूद होंगे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप शेफ? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाए ठीक है? मैं भी ठीक ठाक। शेफ, क्या तैयार करने जा रहे हैं आज? कुछ सर्दियों वाली आइटम तैयार करें, जी क्योंकि सर, सर्दियां आई हैं और हर एक की ख्वाहिश होती है कि सर्दियों में गर्मा गर्म खाने जो है वो सर्दियों की सौगात जो होता है, सी फूड के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? सर आज हम बनाएंगे चिली गार्लिक प्रॉन। चिली गार्लिक प्रॉन्स जनाब तैयार किए जाएंगे आज, और खास तौर पे सर्दियों में ये काफी मुफीद होते हैं, लोग पसंद भी बहुत करते हैं। वक्तन फवक्तन आके होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर इसका ऑर्डर भी करते हैं। तो जनाब मैं चाहता हूं आप इसकी रेसिपी जो है वो साथ साथ बताते चले, ताकि ऑडियंस को पता चल सके। बहुत सारे लोग घरों के ऊपर भी इसे तैयार करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो घर के अंदर तैयार करें, इस हवाले से बताएं। सर घरों में तैयार करने का सिंपल सा तरीका है, इसको गार्लिक लें, कुकिंग ऑयल में डाल के हल्का सा इसे सौते करें, फिर उसके बाद प्रॉन डाल दें। प्रॉन डालने के बाद इसका जो टेस्ट है हल्का सा लगा दें। अगर बाज़ का तो लोग कहते हैं कि ना स्मेल आती है प्रॉन से, उसको यही कहना चाहता हूँ कि स्मॉल लीक डाल के सॉस वगैरह हर चीज तैयार करके उसके बाद इसमें लेमन का 1 चम्मच डालें, ताकि पहले मैं चाहता हूँ वन बाय वन आप बताएं चीजें चाहिए क्या क्या होंगी हमें इसके हमें चाहिए होगी स्मॉल लीक सॉस चाहिए होगी सर, ठीक है। उसके बाद गार्लिक और लेमन, साल्ट, चिकन पाउडर, ऑनियन और क्रश चिल्ली, ठीक है जी। और ये कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए होगा? सर ये हल्का सा टच देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो स्मोलिक है ना, इसका अपना फ्लेवर है, अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो उसके बाद हल्का हल्का टच दे सकते हैं, बाकी ना हुआ तो साल्ट और चिकन पाउडर का हल्का सा लगा सकते हैं। बाकी जो स्मोलिक है इसकी जो टेस्ट है, जो बेस है, उसमें ऑलरेडी मौजूद होती है सर, और इसी की वजह से जो प्रॉन्स हैं उनकी स्मेल कम हो जाती है। जी। लेमन डालने से सर स्मेल इसकी खत्म हो जाती है। जैसा कि आप, मैं ऑडियंस को यहाँ पे दिखाता चलूँ कि प्रॉन्स जो है हमने पहले से ही यहाँ पे रेडी रखे थे, और इनको जो है अब तैयार किया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप रेडी करें इसको, ताकि हम ऑडियंस को साथ साथ जो है वो बताते चले।
जनाब चूल्हा हमने ऑन कर लिया है जी और ऑन करने के बाद इसके अंदर क्या ऑयल डाला जाएगा? जी ऑयल ऑयल कौन सा डाला जाएगा इसमें? गोल्डन कुकिंग ऑयल डालेंगे जनाब गोल्डन कुकिंग ऑयल इसमें डाला जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे हफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार किया जाता है और कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है। विटामिन का ब्लेंड भी इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी इसके अंदर मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाया जाए तो उसके लिए आपको खास तौर पे बाजार में जाके सबसे पहले गोल्डन कुकिंग ऑयल की डिमांड करनी होगी। तो जनाब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे शेफ जो है वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं और सबसे पहले ऑयल डाला गया है। ऑयल कितना डाला गया? और सर 1 कप है सर। ठीक है, 1 कप ऑयल डाला गया। उसके अंदर हमने गार्लिक ऐड करनी है। 1 चम्मच गाली ऐड करनी सर। उसके बाद गार्लिक ऐड करने के बाद इसे थोड़ा भुना जाएगा। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता जी तब तक इसे थोड़ा सा पकाया जाएगा जी। और पकाने के बाद फिर इसमें लेमन जूस ऐड किया जाएगा। तो मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ आपकी जी ताकि आप जो है वो दूसरे काम करें। अच्छा, लेमन जूस कितनी देर बाद ऐड किया जाएगा इसमें? लेमन जूस जो है ना सर, आप गाली जब सोते हो जाए उसके बाद प्रोन डालेंगे ना तो प्रोन के साथ ही डाल दें तो नो इशू है। अगर आपको स्मेल आती है तो आप डाल सकते हैं फौरन, अगर नहीं आती तो हल्का सा टच दे सकते हैं ताकि जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है प्रोन की एक्चुअली स्मेल होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ठीक है जी। और कितनी देर तकरीबन इसे पकाया जाएगा? जी सर होगा, बिल्कुल रेडी है। रेडी है जनाब। तो अब प्रॉन्स जो हैं इसमें रखे जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रॉन्स इसमें अब डाले जा रहे हैं और इनको सौते किया जाएगा, पकाया जाएगा अच्छे से। और मैं भी सीख रहा हूँ थोड़ा सा शेफ से कि इसको किस तरह से तैयार किया जाएगा। हाँ, बाजार से तो बंदा खा ही लेता है लेकिन घर पे अपना जी जी जो है वो पकाने का अपना ही मजा है जी। और खास तौर पे जब सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में इस तरह की डिशेस घर में बनाने का खूब मजा आता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेमन जूस जो है वो इसमें ऐड कर दिया गया है और आज तो चिंगारियां जनाब खूब उठ रही हैं। अच्छा, वैसे शेफ इसके लिए भी काफी महारत चाहिए होती है जी सर जी। जिस तरह से आप बना रहे होते हैं। और हल्का टच करेंगे चिकन पाउडर, ठीक है, सॉल्ट, क्रैक चिली सर। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद दोबारा से पकाया जाएगा। जनाब जैसा कि आप देख रहे हैं कि शेफ आज बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रॉन जो है इनको रेडी कर रहे हैं और इनको रेडी जो है वो कर लिया जाएगा। अच्छा, कितनी देर इनको कुक किया जाएगा? सर इस 5 से 7 मिनट लगेंगे टोटल। 5 से 7 मिनट जो है वो इसे अच्छे से कुक किया जाएगा। अच्छा, बाज़ होता है ना कि प्रॉन्स कच्चे रह जाते हैं, लोग फिर उनको पसंद नहीं करते, स्मेल भी आती है। सर उसको चाहिए पहले जो गार्लिक है ना उसमें अच्छी तरह सोते करना हो जाएंगे ना, उसके बाद हम स्मोलिक की जो उनका घर में टेस्ट लगाएंगे उसमें अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी ना, उसके बाद सर इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। लेमन इसकी जो बेस है ना स्मेल बिल्कुल ही खत्म कर देता है। चले जनाब, मैं चाहता हूँ आप बाकी भी बनाए, इन्हें रेडी करें और ओके सर। हम आज के जो गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। जनाब, अगर मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो मैशियत को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट जो है इस वक्त काफी मुतहरक नजर आती है। एक्सपोर्टर्स को काफी मराद जो है वो दी जा रही हैं ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना उनको ना करना पड़े, लेकिन फिर भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे वो इस वक्त जूझ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी फैसलाबाद के अंदर आए थे, एक्सपोर्टर्स के साथ भी मुलाकात की, बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी की और बड़े मुतमिन यहाँ से गए थे। और उनके जाने की वजह से और उनके आने की वजह से यहाँ पे एक जो एमपी हैं उनको वजारत भी मिली थी, उसके हवाले से भी हमने डिस्कस किया। तो आज हमने बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर उनके क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज हैं, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ चौधरी तल्लत महमूद गुज्जर साहब मौजूद हैं जो कि अंजुमन ताजरान के मसाइल के हवाले से भी उनसे गुफ्तगू करेंगे और वज़ीर आज़म के दौरा फैसलाबाद के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्या मसाइल है उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो वेलकम करते हैं सर आपको शो के अंदर। पहले तो सर ये बताइएगा, माजरत चाहूँगा क्योंकि आज स्टूडियो के अंदर ना काफ़ी धुआं हो गया, शेफ ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रॉन्स जो है उनको कुक किया है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे साथ चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, अगर बात की जाए एक्सपोर्ट्स के हवाले से, ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट का रुझान पाकिस्तान की तरफ इस वजह से बढ़ा है क्योंकि दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो गई है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्रेडिट लेना चाह रही है इस चीज़ का। आप क्या समझते हैं, ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है और उनको बूम मिला है इस इंडस्ट्री में फ्लरिश करने के लिए? बहुत शुक्रिया जी, ये सारी बातें ठीक है
अच्छा, ये गवर्नमेंट win-win- वाली भी ठीक है। सारी पोजीशन ठीक है, ये विन विन पोजीशन है सबकी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे अवाम ने एसओपी को फॉलो किया और कोरोना से निपटने के लिए जितनी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी और जो गवर्नमेंट की बेहतरीन पॉलिसियां थी स्मार्ट लॉकडाउन की, इस वजह से अल्लाह पाक ने हमें बहुत जल्द हम इस पे गालिब आ गए। जो पहला फेज था इसका, उससे हमारी कोई ज़्यादा जानी नुकसान भी नहीं हुआ और हम जल्दी एज कम्पेयर टू यूरोप, एज कम्पेयर टू अमेरिका, हम जल्दी रिवाइव हो गए इस वजह से। और ये जो सर्दियों का कपड़ा होता है एक्सपोर्ट के लिए, फ्लीस, उसका पाकिस्तान में जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें कोई सानी नहीं है। बांग्लादेश हो, इंडिया हो, चाइना हो, फ्लीस कपड़ा पाकिस्तान का दी बेस्ट है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने जो पॉलिसियां दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेहतरीन है। और एक्सपोर्टर हजरात को रिफंड बड़े बरवक्त और बेतहाशा दिए हैं। जो तकरीबन 5-10 साल से स्टॉक ऑफ थे वो सब उनको मिल गए हैं। तो इस वजह से जो देखो लिक्विडिटी क्रंच खत्म हो जाएगा तो जाहिर है फिर पैसा मार्केट में आएगा। अच्छा, दूसरा जो बिजली की प्राइस के हवाले से ताजरों की तरफ से कहा जा रहा था कि इसे 7.5 सेंट पे लाया जाए, उसका क्या? वो जिस तरह गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी दी है, या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आए थे, उनका जो विजन था, जो उन्होंने इधर फैसलाबाद के लोगों से वादा भी किया, और इससे जो उन्होंने रिलीफ दिया है, इससे इन फ्यूचर हमारा नेबरिंग कंट्री के साथ हम ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक है, वो ज़बरदस्त है। अच्छा, अगर इसके अलावा बात की जाए तो ये कहा जा रहा था कि यान की कमी की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, उसकी इंपोर्ट की वजह से टैक्स ड्यूटी जो है वो ज़्यादा देनी पड़ रही थी। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? यान की प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़नी चाहिए, अगर यहाँ अगर बढ़वा देते हैं तो ये भी प्रॉब्लम है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोविड की वजह से दूसरे मुल्कों की अगर इंडस्ट्री चालू होगी, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के जो बिल्स हैं वो कम हो गए, लोड कम हुआ, तो वो फिर यान की जो यील्ड है, यान की जो पैदावार है ज़्यादा होने की वजह से फिर एक्स्ट्रा होगा और इम्पोर्ट करना पड़ेगा सस्ते दामों। नहीं, पाकिस्तान की तकरीबन 50 लाख बेल कम हुई है पिछले सालों से। 50 लाख बेल कम हुई है पिछले सालों से। और इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने ख़त्म भी किया, बड़ी मेहरबानी की है, लेकिन उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो कीमत कम होने का इम्पैक्ट आ नहीं रहा मार्केट में। वो सस्ती कोई चीज़ नहीं हो रही। जब तक पाकिस्तान में कपास की आमदादी कीमत नहीं दी जाएगी, आमदादी कीमत उसकी गवर्नमेंट दे, उसको इंसेंटिव दे, कपास ग्रो ज़्यादा हो, फिर ही पाकिस्तान की इंडस्ट्री इन रियल सेंस अपने पाँव पे खड़ी होगी। पाकिस्तानी इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए कपास की आमदादी कीमत और कपास का पैदावारी रकबा बढ़ाना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट बिजनेस कम्युनिटी के लिए ज़्यादा बेहतर थी या इससे पहले मुस्लिम लीग नून की? सर, जो ताजर होते हैं या सनतकार होते हैं, इनको चाहिए होता है लेवल प्लेइंग फील्ड। इनका किसी पार्टी से नहीं होता। हम चैम्बर में बैठे हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं। हमारे लिए नून भी और ये पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन फेवरेबल कंडीशंस किसकी तरफ से? काफी ज्यादा फेवरेबल है इनकी पीटीआई की गवर्नमेंट की। पीटीआई की गवर्नमेंट में काफी ज्यादा, लेकिन वो कोविड की वजह से भी तो बहुत सारे उन्होंने, वो तो वबा है एक, लेकिन उससे निपटने के लिए जिस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसियां थी, जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन का उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कंसेप्ट, ये पूरी दुनिया ने इनसे लिया है, तो उससे काफी बेहतरी आई है। ठीक है, आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी मुल्की जो एक्सपोर्ट है वो किस तरफ जा रही है? बिजनेस कम्युनिटी, नई इंडस्ट्रीज जो हैं वो लग रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट का रुझान बिजनेस के हवाले से, एक्सपोर्ट के मतलब ऑर्डर्स लेने के हवाले से ज़्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री लगाने के हवाले से यहाँ पे बहुत कम नज़र आता है। आप क्या कहेंगे? सर, जो सॉरी जी, जो ओवरऑल सूरत हाल है, एक्सपोर्ट बेहतरीन जा रही है। और जो नवंबर के महीने में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड
पिछले 9 साल से ज़्यादा एक्सपोर्ट की हैं नवंबर के महीने में। तो एक्सपोर्ट जो फ्यूचर है वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि सारी जो कन्वेंशनल लूम थी वो तकरीबन नापेद हो रही है। कन्वेंशनल लूम ख़त्म हो गई, टूट गई बेशुमार। अब नई लूम आ रही है जो एयर जेट और वाटर जेट, ज़बरदस्त है और पूरी दुनिया क्वालिटी कॉन्शियस है। इतनी आलीशान कपड़े की क्वालिटी बनेगी कि इंशाल्लाह फ्यूचर भी पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से क्या कहेंगे? कौन से मसाइल हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहते हैं आप? सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों को, और जिस तरह आपको शायद याद हो कि गवर्नर पंजाब तशरीफ लाए थे फैसलाबाद चैम्बर में, और उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही थी कि 22 महकमे नहीं, ये चिचड़ हैं जो चिमटे हुए हैं इनको, सनदों को, कारोबार को, हमारी को 22 महकमे जुंकों की तरह चिमटे हुए हैं। ये गवर्नर साहब के लफ्ज़ थे। सर, फैसलाबाद चैम्बर ईस्ट डूइंग बिजनेस के लिए जो वज़ीर आज़म का, जो भी वज़ीर आज़म हो, और स्पेशली मौजूदा वज़ीर आज़म साहब का जो इनका कंसेप्ट है, इसको लेके फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़बरदस्त हम कोशिश करते हैं। और उसकी मैं रिसेंट आपको मिसाल देता हूँ कि ओल्ड एज एम्प्लॉयज़ के हवाले से बड़े मसाइल थे लोगों को जी, हमें ओल्ड एज वाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड एज वालों से हमने बात की, उन्होंने कहा जी आपके दफ्तर में बैठ के हम मसले हल करेंगे। दोनों पार्टी को सुन के, आप पार्टी का मौका भी सुन लें, आप फैसला कर लें, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसला करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दफ्तर में बैठ के फैसले हुए। अच्छा, फेडमिक के हवाले से आप क्या कहेंगे? नई इंडस्ट्री लगने जा रही है और मुल्की मैशियत में एक अहम किरदार अदा करेगी। जो फेडमिक का किरदार है, स्टेट ऑफ द आर्ट सारा उसमें काम हो रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बिजली, हर चीज़, वेस्ट वाटर का, और लेबर को ले जाने के लिए वो प्लान कर रहे हैं कि उधर शटल ट्रेन चला लें। मुस्तकबिल जो है वो फेडमिक का ही है, क्योंकि पाकिस्तान में ये फेडमिक, अल्लामा इकबाल और उसके अलावा उन्होंने 3000 एकड़ मांगा है गवर्नमेंट से, जितनी डिमांड है सनत लगाने के लिए। तो इंशाल्लाह फेडमिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी, ये 3 या 4 साल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनती जोन बनने जा रहा है। चलें जी, फेडमिक के ऊपर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं और ताजरों के जो मसाइल हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चौधरी साहब, क्या कहेंगे आप? घंटाघर के 8 बाज़ारों की बात की जाए, ताजर पार्किंग के मसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई जो मसला है वो बढ़ता हुआ इस पार्किंग और तजावज़ात की वजह से नज़र आते हैं, कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर देखें, तजावज़ात और पार्किंग, ये असल शहर के मसाइल दो हैं, एक नजायज़ तजावज़ात और एक पार्किंग। पार्किंग एक एक दुकान पे, दुकान पे 5-5, 7-7 सेलमैन हैं, दुकान का मालिक है, वो अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल ला के वो खड़ी कर लेते हैं बाजार में। आप मुझे बताएं, अगर एक एक दुकान पे, कचहरी बाजार में तकरीबन 250 दुकान है, और जो इससे एफिलिएटेड मार्केट्स हैं वो सारे आके बाजार में उधर मोटरसाइकिल खड़े कर लेते हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं, तो मुझे बताएं बाहर से कोई आने वाला जो कस्टमर है वो गाड़ी किधर खड़ी करेगा? बिल्कुल कोई सहूलत नहीं है। शहर का सबसे अहम मसला पार्किंग है कि हमें पार्किंग प्लाजा, और बदकिस्मती है कि आज तक पार्किंग प्लाजा नहीं बन सके। गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी नहीं देती, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है कोई ऐसा प्लान नहीं बनाती कि कोई, बेशुमार लोग पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, बेशुमार लोग इन्वेस्टर हैं, लेकिन कोई फेवरेबल पॉलिसी दें तो पार्किंग प्लाजे बने, और विद इन मंथ्स बन जाते हैं, कोई उसमें साल नहीं लगते। आप क्या समझते हैं अभी तक क्यों नहीं बन रहे? गवर्नमेंट इस चीज को सीरियस क्यों नहीं ले रही? लोकल गवर्नमेंट कोई सीरियस नहीं है इस पे। तो सर जनाब, इसके लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP MNA हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आएंगी या उनकी तरफ दबाव बढ़ाएंगी तो वो बन सकेंगे। गवर्नमेंट का काम है ना इसे बनाना। अब होपफुली कि जो नए मिनिस्टर आए हैं फैसलाबाद से, क्योंकि फैसलाबाद शहर की कोई नुमाइंदगी नहीं थी,
अब फैसलाबाद शहर से आए हैं नुमाइंदे, तो वो माशाल्लाह बड़े वीरनी हैं और बहुत ख़ानदानी आदमी हैं। वो हमारी परसों उनसे मुलाकात हुई है, तो प्रेसिडेंट चैम्बर और मैं हम उनके पास गए थे मुबारकबाद देने। तो ही वॉज वेरी एम्बिशियस कि फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए कि मैं कुछ कर जाऊं, और उम्मीद वासक है कि इंशाअल्लाह ताला अब मसाइल हल होंगे। तजावजात को ख़त्म करने के लिए कारपोरेशन एक्टिव नज़र नहीं आती, म्यूनसिपल कारपोरेशन के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर वो खुद ही तजावजात करवाते हैं। अच्छा, खुद करवाते वो हैं? खुद तजावजात करवाते हैं, बाद में तोड़ने आ जाते हैं। खुद करवाने खुद का करवाते मतलब हैं। ये होता है ना, खुद तो वो तभी इनको जो करवाता है जब इंस्पेक्टर कोई लेवल के फाइनेंशियल मामलात हों, कोई लेन देन के सर मामलात वो हों। छोटी सतह पे ये तो चलते रहते हैं। लेकिन वो चाहे छोटी थोड़ा सतह चल पे- रहा हो, ज्यादा चल रहा हो, जो चीज नाजायज है या गलत है वो गलत ही है। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। सर ये तो बुनियादी बात है ना, ये तो जब हम कहते हैं कि करप्शन फ्री मुआशरा, तो वो तो मुझे अपनी ज़ात पे भी करना चाहिए, सब पे करना चाहिए, हर एक के लिए होना चाहिए। ये कोई बंदा छोटे छोटे अपने फ़ायदे के लिए और इतना, देखिए जिस फुटपाथ पे रास्ता ही नहीं होगा, आप रेलवे रोड पे चले जाएं मुझे फुटपाथ पे चल के दिखा दें, कारखाना बाजार में चले जाएं मुझे फुटपाथ पे चल के दिखा दें, नहीं किसी फुटपाथ पे चला ही नहीं जाता। बाज़ारों का सारी यही हाल है। और जब गवर्नमेंट सख्ती करती है तो आप गवाह हैं इस बात के कि न्यू अनारकली वगैरह बाज़ारों में लोग हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चला लें, अगर वो जंग बाज़ार में अब गुजरा नहीं जाता। अच्छा, अगर बात की जाए हमारी इंडस्ट्री की इस वक्त, क्योंकि इंडस्ट्री में काफ़ी बूम आया है और बहुत सारे लोग हायर भी कर रहे हैं, काम जो है वो ज़्यादा होने की वजह से, कोरोना के वाले से एसओपीज पे किस तरह से अमल दरामद करवाया जा रहा है? क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से ही लॉकडाउन हुआ था, और अगर अमल दरामद अभी भी नहीं करवाया जाता, सेकेंड वेव जो है उसमें भी बहुत सारे पेशेंट सामने आ सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? फैक्ट्रियों में तो कोरोना एसओपीज पे अमल हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्री मालिक को पता है कि अगर ये बंदा एक मुतासर हुआ तो इससे बाकी मुतासर होंगे और मेरा नुकसान होगा, पैदावारी नुकसान भी होगा, मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इसलिए वो तो स्ट्रिक्टली उस पर अमल कर रहे हैं। जो बाज़ारों की सूरत हाल है, लोग उस पर इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। जो आम पब्लिक प्राइवेट जो है, ये अवेयरनेस कम है। फैक्ट्रियों में तो एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोडक्शन भी जितनी एज पर रिक्वायरमेंट हो रही है। तो आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए बाजारों के अंदर और दीगर जगहों के ऊपर कोरोना के एसओपीज को अमल दरामद उसके ऊपर करवाने के लिए? सर सख्ती करनी चाहिए अवाम पे, थोड़ा सा इनको स्ट्रिक्टली को थोड़ा सा दुकानों पे वो फाइन रखें कि जो एसओपी पे अमल नहीं करेगा उसको फाइन वगैरह करें। अदरवाइज श्योरली नई जो है ये सेकंड फेज जो है ये ज़्यादा सख्त है। अच्छा, कोरोना वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अब उस कोरोना वायरस की वजह से जब ये स्टार्ट के ऊपर आया, बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन हुआ, इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को घर भेज दिया गया, और अभी भी बहुत सारे लोग जो तब निकाले गए थे वापस अभी उनको नहीं रखा गया काम पे। अब उन बेचारों का क्या कसूर? उनके लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि ऐसी कोई सूरत हाल आ जाती है, निगरानी आफत जो है हमारे मुल्क के ऊपर आ जाती है, कोई लोग बेरोजगार होते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा इनिशिएटिव है कि वो अपने घरों का चूल्हा जला सकें? सर फैक्ट्रियों में और ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्रियों में जो स्किल्ड लेबर है वो कम है। मैं टैप्टा बोर्ड का भी मेंबर हूँ, हम टैप्टा बेस पे भी 2-3 कॉलेजों को हम इस बुनियाद पे वो उनको चला रहे हैं कि फ़ौरन उनको चला के इंडस्ट्री को स्किल्ड लेबर दी जाए। जो बेरोज़गार हुए हैं, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में तो कोई बेरोज़गार नहीं है अब, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो गवर्नमेंट से दूसरी शिफ्ट चलाने की इजाज़त मांग रहे हैं, वो एक्सपोर्ट में तो नहीं है। लोकल भी अब काफ़ी चल पड़ी, अब तो वो माशाल्लाह जो इंडस्ट्री पे तो बूम है इस वक्त। अगर ख़ास तौर पे हमारे मजदूर भाइयों की बात की जाए, बहुत सारी जगहों पे ये होना चाहिए कि उनके लिए कुछ ऐसे स्पेशल कार्ड्स होने चाहिए जिनके ऊपर अगर वो बाज़ार से चीनी या कोई दालें वगैरह ख़रीदने जाए सब्सिडाइज रेट पे मिले। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स पे तो अक्सर चीज़ें गायब ही होती हैं, चाहे बात करें आप दालों की, घी की, चीनी की, वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं होती कि और लंबी कतार बाद लगी होती है। कोई इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनको की सिक्योरिटी होनी चाहिए
एक तो उजरत कम मिलती है, ऊपर से एशियाई खुरोनोश महंगी होती हैं, वो किस तरह से बैलेंस करें? नहीं, श्योरली जो और मैं समझता हूँ जो इंडस्ट्रियल इन डीड रियल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो सर अपने बंदों को अकोमोडेट करते हैं। उनके सोशल सिक्योरिटी के कार्ड्स और उनके ओल्ड एज के वो उनको कार्ड वगैरह होते हैं। जो आप दूसरी आपकी बड़ी आला प्रपोजल है कि उनको बाजार से वैसे भी चीज़ें देने के लिए कोई ऐसे स्टोर होने चाहिए और उनके पास ऐसे कार्ड होने चाहिए कि दिखा के वो सस्ते ले लें। ये बड़ा अच्छा आइडिया है और अच्छा, वर्केबल है। इसके अलावा अगर बात की जाए खास तौर पे मुलाजमत तबका लोग की, तो बहुत सारे लोग जहां बेरोजगार हुए अभी भी बेरोजगार हैं। इंडस्ट्री में बूम है, लेकिन स्किल्ड लेबर कम होने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। स्किल्ड लेबर लाने के लिए भी इनिशिएटिव्स कुछ लेने चाहिए, जैसे कुछ टेक्सटाइल सेक्टर हैं जो इस हवाले से इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वो खुद से वहां पे आने वाले लोगों को सिखा रहे हैं और काम पे भी रख लें। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इस सर हवाले से? टैप्टा को मैंने आपसे अर्ज की कि टैप्टा के हम कॉलेज 2-3 ऐसे इनिशिएट कर रहे हैं जिनमें स्किल्ड लेबर को PHM में जिस तरह है हम इनसे नीड बेस जो है ना, नीड बेस हम वो चला रहे हैं, ऐसे सिलेबस बना रहे हैं कि जो नीड बेस हो। जो इंडस्ट्री का हमें वो फौरन तो 6-6 महीने के 3-3 महीने के कोर्स करवा के वो स्किल्ड लेबर इनको दें। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मजीद जो है सपोर्ट चाहिए, किसी किस्म की टैक्स रिलैक्सेशन या दीगर चीज़ों के हवाले से, ताकि इंडस्ट्री में मजीद बूम आ सके? क्योंकि अगर दूसरी कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उस तरह से मुतहरक होगी जैसे वो कोविड से पहले थी, तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ जो है ऑर्डर्स में कमी आएगी। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तो जनाब आज के जो विनर्स हैं जिन्होंने सवाल का जवाब दिया है कि फैसलाबाद की GC यूनिवर्सिटी को जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया है, तो इसका जवाब है कि 2002 में इसको जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो उसके जो सही जवाब देने वाले खुशनसीब हैं उनका नाम मैं लेता चलूँ। ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से जिन्होंने गिफ्ट सैंपल जीते हैं उनका नाम है ईशा कमर, सायरा, मेमूना, हफ्सा और नाइमा। मैं फिर से उन 5 खुश नसीबों के नाम ले रहा हूँ। ईशा कमर, सायरा, मेमूना, हफ्सा और नाइमा, इन 5 खवातीन जो हैं इन्होंने ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जो है वो जीते हैं। और बुलेवार्ड मॉल की तरफ से जिन्होंने वाउचर जीते हैं उनका नाम मैं आपको बताता चलूँ, खलीलुर रहमान, मोहम्मद, शान, एहसन और जैन। फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ, खलीलुर रहमान, मोहम्मद, शान, एहसन और जैन। ये वो 5 खुश नसीब हैं जिन्होंने बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वाउचर्स जो हैं वो जीते हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ चौर साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे यहाँ जब बात की जाती है कपड़े के स्टैंडर्ड्स की, यहाँ पे लॉन जितनी अच्छी तैयार की जाती है और दीगर कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और ख़ास तौर पे जब फैसलाबाद का नाम उसके साथ मुंसलिक हो जाता है तो क्वालिटी को मजीद बेहतर समझा जाता है। हमने अपने शहर का इस हवाले से एक नाम जो है वो ओवरऑल बिल्ड कर लिया हुआ है। दूसरे शहरों में अगर जाएँ, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाएँ तो हमारी क्वालिटी को खूब मानते हैं। आप भी विजिट्स किए हैं, आपने बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री भी। हमारे कपड़े की जो क्वालिटी होती है उसको किस तरह से देखते हैं, वो अच्छा मानते हैं उनके मुल्क में जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, खासतौर पे इंडिया की अगर बात करें? जी, इंडिया में हम गए थे, मैं तकरीबन हर साल जाता रहा हूँ। 8-10 चक्कर मैंने लगाए हैं इंडिया के। अमीन फ़हीम साहब के साथ हम गए थे एक दफ़ा, तो आप यकीन करें कि जो पाकिस्तानी लॉन थी गुल अहमद की और जो दूसरे अच्छे ब्रांड थे, एक दिन के बाद, वो 3 दिन का मेला था, एक दिन के बाद वो उनके स्टॉलों पे उनका माल खत्म हो गया। ऐसी जो हमारी खवातीन ये इतनी खुशनसीब हैं, ये जो लॉन पहनती हैं ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये दुनिया की बेहतरीन लॉन है, इंडिया में अवेलेबल नहीं। उनकी खवातीन तो पहनती है कॉटन, मोटा कपड़ा है वो और उसके लुक्स भी उस तरह से नहीं आती जिस तरह से लॉन। सर वो तो ये पागल हो गए थे हमारा कपड़ा देख के। वो एक खातून आ रही है 10-10 पीस सूट लेके, बाकी को कह रही है ये रखो मैं पैसे लेके आती हूँ। उनका माल जो बाकी सारा फैसलाबाद था, उधर बड़े बड़े सारे हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट गए थे, वो सारे बड़े खुश थे देख के
कि वो सारे गवाह हैं इस बात के कि वो पाकिस्तानी माल अगले दिन ही खत्म हो गया था। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की क्वालिटी को रिकग्नाइज अच्छे लफ्जों में फिर इसका मतलब है किया जाता है। ये सारे ये आप देखें पूरी दुनिया के जो ब्रांड हैं वो पाकिस्तान से ले रहे हैं। हाँ, फेमस पूरी ब्रांड्स हैं दुनिया के उनके, ले रहे हैं, पूरी दुनिया के ले उनमें रहे हैं। ट्रैक सूट्स और दीगर चीजें जो है। और सर आप किसी फैक्ट्री में आप थारोली विजिट करें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्रीज हैं, तो दूसरे मुल्कों से बंदा कंपेयर हमारी जो क्वालिटी है और जो हमारा म्यार है कारीगरों का, अल्हम्दुलिल्लाह अगर फेवरेबल कंडीशंस हो तो हम इंशाल्लाह रूल करेंगे। शौकीन हर शख्स होता है, आपको खाने कितने पसंद है? सर पहले ज्यादा पसंद है, अब कब थोड़ा सा कम किया है। डाइट पे आ गए हैं थोड़ा डाइट सा। प्लान। अच्छा, सबसे फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? मैं वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन? मैं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है। वेजिटेबल्स में आप क्या पसंद करते हैं सबसे ज्यादा? जो भी रवायती ट्रेडिशनल हमारी सब्जियां हैं। चलें जी, हमारी आज की डिश तो जनाब तैयार हो चुकी है और जैसा कि मैं कैमरामैन से गुजारिश भी करूंगा कि आज की डिश आपको दिखाए। बड़ी ज़बरदस्त जो है वो अरोमा इससे उठ रहा है और पूरे स्टूडियो के अंदर फैल रहा है। ब्रेक के बाद इसे टेस्ट भी करेंगे, लेकिन मैं चौधरी तलत साहब की तरफ उतनी देर आज जाना चाहूँगा। चौधरी साहब, हमारे यहाँ तंजीमें तो बहुत हैं ताजरों की, लेकिन ताजरों के मसाइल पे फोकस करने के लिए तंजीमें उस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आती जिस तरह से होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, इन तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए? कई तंजीमें बनी हैं ताजरों की। सर जितनी भी तंजीमें हो ठीक है, तंजीमें ठीक है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन नहीं होते। तंजीमें ऐसे वजूद में आ जाती हैं, बाकायदा जो इलेक्शन से आती हैं वो होती हैं नुमाइंदा। लेकिन बदकिस्मती हमारे शहर की ये है कि हमारे रेगुलर इलेक्शन नहीं होते। खुद साख्ता तंजीमें बनाई खुद साख्ता तंजीमें बेशुमार हैं। लेकिन आप अगर देखें, दो हमारी जो ताजरों की बड़ी तंजीमें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की क़यादत बड़ी विजनरी है। एक की क़यादत सिटी की सिक्का साहब कर रहे हैं और दूसरी की असलम बल्ली साहब। दोनों अमली तौर पे ताजर हैं और छोटे ताजरों को ज़बरदस्त वो खिदमत वो करते हैं। लेकिन जो बाकी सारे शहर ओवरऑल जो है, अगर इलेक्टेड तंजीमें हो तो फिर वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, बेहतर, होपफुली इंशाल्लाह बेहतरीन। चलें जी, हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन रखे और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैशियत मजबूत हो, हमारे जो मजदूर तबका है उनके हालात बेहतर हो। तो हम तो यही दुआ करते हैं। तो बहुत शुक्रिया चौधरी तलत साहब आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।